पूरा वैशाली नगर आज दुल्हन की तरह सजा हुआ था। एक खास उत्सव की तैयारी चल रही थी। वैशाली की नगर वधु चुनने का उत्सव। एक से बढ़कर एक खूबसूरत लड़कियां आई हुई थी। सभी गलियां और राजमहल पूरे भारतवर्ष से मंगाए गए महंगे फूलों की सुगंध से महक रहे थे। चारों तरफ खुशी का वातावरण था। पूरे नगर में ढोल नगाड़े बज रहे थे, जिसकी आवाज दूर दूर तक सुनाई दे रही थी। सबके मन में एक सवाल था, कौन सी अप्सरा बनेगी वैशाली की नगर वधु। 500 वर्ष पूर्व भारत जहाँ छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था और उसमें अलग अलग राजाओं का राजपाट चलता था, वहीं बिहार के वैशाली नगर में राजा और मंत्रियों का चुनाव स्वयं जनता द्वारा किया जाता था। ये वो समय था जब पूरे भारतवर्ष में मगध साम्राज्य तेजी से फैल रहा था, लेकिन वैशाली अभी उनके हाथों से बहुत दूर था। उसी वैशाली नगर में एक छोटे से घर में एक 16 साल की लड़की आम्रपाली भी अपने छोटे से घर में बैठकर तैयार हो रही थी। ढोल की आवाज सुनते ही उसका पूरा शरीर रोमांच से थिरक उठा, लेकिन उसका मन एक अजीब सी कश्मकश में था। कुछ गलत तो नहीं करने जा रही हूं मैं? ये नहीं किया मैंने तो मेरे गुरु का अपमान हो जाएगा सबके सामने, और अगर इसे किया तो आपको दिया गया वचन टूटेगा। हे महादेव, अगर कोई भूल हुई हो तो आप संभाल लेना। हिम्मत बांधते हुए आम्रपाली ने खुद से कहा। अपने लंबे सुंदर घने बालों पे फूल लगाने के बाद जैसे ही उसने काजल लगाने के लिए आईने में देखा, तो उसके हिरनी जैसे तीखे नैन आईने में चमक उठे। उसने पास ही पड़े घुंघरूओं को उठाकर बस पहना ही था कि तभी गुस्से में तमतमाते हुए उसके पिता महानमन उसके कमरे में आए। आम्रपाली चौंक गई। हैरान होकर आम्रपाली ने पूछा, पिताजी, आप युद्ध से वापस आ गए? महानमन उसके सामने खड़े हो गए कि आंखों से अंगारे बरस रहे थे। उन्होंने गुस्से में कहा, हाँ, आ गया हूं मैं वापस, और अब तुम कहीं नहीं जाओगी। इतना कहकर महानमन ने जोर से बाहर से दरवाजा बंद कर उस पर ताला लगा दिया। आम्रपाली इससे पहले कुछ कह पाती या विरोध कर पाती, वो कमरे में कैद हो गई थी। आम्रपाली दरवाजे को जोर जोर से पीटते हुए अपने पिता से विनती करने लगी, पिताजी, दरवाजा खोल दीजिए, मुझे जाने दीजिए। ये दरवाजा नहीं खुलेगा आम्रपाली, तुम मेरे साथ इतना बड़ा धोखा करोगी मैंने कभी सोचा भी नहीं था। महानमन ने अपनी बेटी को पहले ऐसे कभी नहीं डांटा था। आम्रपाली ने रोते हुए कहा, पिताजी, आपको मुझे जो सजा देनी है बाद में दे देना, लेकिन अभी मेरा राजमहल पहुंचना बहुत जरूरी है। मुझे नृत्य उत्सव में भाग लेना ही होगा। जब तक उत्सव खत्म नहीं हो जाता ये दरवाजा नहीं खुलेगा, और ना ही तुम नृत्य उत्सव में भाग लोगी। महानमन आम्रपाली की जिद के आगे झुकने वाले नहीं थे। पिताजी, मेरा विश्वास कीजिए, मेरा नृत्य प्रतियोगिता में भाग लेने का कोई मन नहीं है, लेकिन मैं आज मजबूर हूँ। अगर मैं समय पर राजमहल नहीं पहुंची तो आपके मित्र और वैशाली के नृत्याचार्य कुमार भट्ट की मर्यादा मिट्टी में मिल जाएगी। मुझे बस अभी पता चला है कि उन्होंने अपनी जिस शिष्य को इस प्रतियोगिता के लिए वर्षों से तैयार किया था, वो अचानक ही गायब हो गई है। आम्रपाली ने महानमन को मनाने की कोशिश की, लेकिन महानमन उसकी नहीं सुनने वाले थे। वो गायब है तो क्या तुम नाचोगी भरी सभा में? जानती भी हो क्या होगा उसका नतीजा? महानमन अपनी बेटी का जवाब सुनने नहीं रुके, क्योंकि वो जानते थे कि अगर वैशाली नगर के लोगों की नजर आम्रपाली पर पड़ी तो वो हो जाएगा जिससे बचपन से ही महानमन ने अपनी बेटी को बचाने की कोशिश की थी। महानमन बहुत क्रोध में थे। उन्होंने आम्रपाली की एक ना सुनी और वहां से चले गए। आम के बगीचे में पहुंच महानमन ने जैसे ही एक आम के पेड़ पर झूला देखा, उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। खुद को कोसते हुए महानमन बोले, इसी बगीचे में तुम्हारा जन्म हुआ था मेरी बच्ची। इतने साल मैंने तुम्हें इस दुनिया की बुरी नजर से छुपा कर रखा, लेकिन चाहकर भी मैं तुम्हें नृत्य से दूर नहीं रख पाया, और अब यही नृत्य तुम्हारी बदकिस्मती बन जाएगी। काश अभी मेरे मित्र और तुम्हारे गुरु कुमार भट्ट तुम्हें समझा पाते। आम्रपाली महानमन की इकलौती पुत्री थी। वो एक साधारण सैनिक थे।
नगर सेवा करते हुए वो अपनी पुत्री की देखभाल और निगरानी नहीं कर पा रहे थे। इसलिए उन्होंने 5 साल की आम्रपाली को अपने बड़े भाई समान मित्र कुमार भट्ट और उनकी पत्नी अम्बा को देखरेख के लिए सौंप दिया था। जिस तरह घटता हुआ चंद्रमा अपनी 16 कलाओं को अपनाता हुआ धीरे धीरे बढ़ता है, ठीक उसी तरह आम्रपाली का यौवन और सौंदर्य भी हर साल पहले की तुलना में बढ़ता ही जा रहा था, जो महानमन के साथ साथ कुमार भट्ट और अम्बा की चिंता का कारण भी था। और आज वही होने वाला था जिसका उन्हें डर था। इधर आम्रपाली अपने कमरे में आंसू बहा रही थी कि तभी उसने दरवाजे पर कुछ हलचल सुनी। उसने मन में सोचा, मैं जानती थी पिताजी आप अपना फैसला बदल देंगे, आखिर उनके मित्र के सम्मान का सवाल है। तभी दरवाजा खुला और आम्रपाली के चेहरे पर हैरानी थी। हर्षदेव तुम? आम्रपाली ने पूछा। हर्षदेव आम्रपाली का बचपन का मित्र था। उसका चेहरा लाल था। वो हड़बड़ाते हुए बोला, हाँ अब जल्दी चलो, इससे पहले तुम्हारे पिताजी यहाँ आ जाएं। आम्रपाली ने एक बार अपने छोटे से घर को देखा। बचपन से बस यही दुनिया थी उसकी। आज पहली बार वो अपनी इस दुनिया को छोड़कर बाहर निकल रही थी। ये देख उसकी आंख भर आई। उसने हर्षदेव की तरफ देख के पूछा, मैं पिताजी को धोखा नहीं दे रही ना हर्षदेव? हर्षदेव ने उसे हिम्मत बांधते हुए कहा, कैसा धोखा? अपने गुरु और पिता के सम्मान की रक्षा करना ही एक बेटी का कर्तव्य है। सर पे घूंघट डाले आम्रपाली और हर्षदेव तेज कदमों से भागते हुए वैशाली नगर के बाजार से गुजर रहे थे कि तभी आम्रपाली का घूंघट सरक कर जमीन पर गिर गया। आम्रपाली ने रुककर वो दुपट्टा उठाने की कोशिश की तो उसे लगा मानो 100 जोड़ी आंखें उसे घूर रही हूँ। इतनी सुंदर लड़की, कौन है ये? क्या ये वैशाली की रहने वाली है? आश्चर्य से आम्रपाली को देखते हुए एक आदमी ने दूसरे आदमी से पूछा, नहीं, इससे पहले तो कभी वैशाली में मैंने इसे नहीं देखा। जरूर ये कोई नृत्यांगना है जो उत्सव में भाग लेने आई है। दूसरे ने जवाब दिया, गजब का सौंदर्य है इसका, स्वर्गलोक की अप्सरा लगती है। इसको प्रतियोगिता तक पहुंचने नहीं दूंगा, ये मेरी वधू बनेगी। ये सुनते ही दूसरे आदमी ने अपनी तलवार निकाल ली। ये तुम्हारे नहीं, मेरे घर जाएगी। मुझे रोकने की कोशिश मत करना, वरना चीर डालूंगा। इससे पहले कि आम्रपाली और हर्षदेव कुछ समझ सकते, उस बाजार में ऐसे कम से कम 50 तलवार उठ गए और लोग आम्रपाली को अपने अपने घर ले जाने के लिए लड़ने लगे। ऐसी स्थितियां और इसी चीज से महानमन और उनके मित्र कुमार भट्ट आम्रपाली को बचपन से बचाना चाहते थे। वैशाली नगर में सुंदर लड़की को अपने घर की वधू बनाने के लिए लोग आपस में लड़ मिटते थे और इसलिए बनी थी वैशाली में नगर वधू की प्रथा, ताकि नगर की सबसे सुंदर लड़की किसी एक की नहीं बल्कि पूरे नगर की वधू बन जाए। आम्रपाली भी नगर वधू के लिए होने वाली नृत्य प्रतियोगिता में भाग लेने जा रही थी, लेकिन इस बात से अनजान थी कि आखिर नगर वधू की प्रथा बनी क्यों थी। फिलहाल वो और हर्षदेव वहां से निकलने की कोशिश कर रहे थे कि तभी वैशाली राजमहल के सैनिक ने वहां आकर आम्रपाली और हर्षदेव को लड़ने वालों की कैद से आजाद कराया। प्रमुख सैनिक ने आम्रपाली से पूछा, कौन हो तुम? मैं आम्रपाली हूँ, कुमार भट्ट की पुत्री, और मेरा इस वक्त राजमहल पहुँचना बहुत जरूरी है। आम्रपाली ने उत्तर दिया। ठीक है, हम तुम्हें राजमहल तक ले चलते हैं, सैनिक ने आम्रपाली से कहा, और वो आम्रपाली और हर्षदेव को सुरक्षित राजमहल तक लेकर जाते हैं। आम्रपाली और हर्षदेव इस बात से अनजान थे कि कोई है जो छुप छुप कर उन दोनों की हर हरकत पर नजर रखे हुए है। चेहरे पर नकाब लिए हुए इंसान कोने में जाता है। यही लड़की आम्रपाली को बनना पड़ेगा वैशाली की अगली नगर वधू, और फिर ये वैशाली नगर भी मेरे कब्जे में होगा। अपने चेहरे का नकाब हटाते हुए उस व्यक्ति ने अट्टहास किया। उधर वैशाली के राजमहल में देश विदेश से आई कई सुंदर नृत्यांगनाएं नृत्य अभ्यास कर रही थी। तभी आम्रपाली हर्षदेव के साथ वहां पहुंचती है और अचानक से सबकी नजरें उसकी तरफ मुड़ जाती हैं। ये किस राज्य की नर्तकी है? इसके बारे में तो पहले किसी ने भी नहीं बताया। पूरी सभा में फुसफुसाहट होने लगी। सुना है नगर में थोड़ी देर पहले इसके कारण कुछ लोगों में लड़ाई होने लगी थी। कहीं से आवाज आती है,
आम्रपाली अपने ऊपर किए जाने वाली सभी कटाक्षों को ध्यान से सुनते हुए मंच की ओर बढ़ रही थी। तभी उसे उस भीड़ में से दो हाथों ने खींचा और एक कोने में ले गया। आम्रपाली ने डर से आंखें बंद कर ली। पल भर बाद उसकी आंखें खुली तो सामने उसके गुरु पिता कुमार भट्ट थे। आम्रपाली, बेटी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? उनकी आंखों में देखकर दृढ़ता के साथ आम्रपाली ने उत्तर दिया, मैं नगर वधु के चुनाव के लिए होने वाली नृत्य प्रतियोगिता में भाग लेने आई हूँ गुरु पिता। आम्रपाली के हाथ को और कसकर पकड़ते हुए कुमार भट्ट ने कहा, तुम ऐसा नहीं कर सकती। मैं तुम्हारा गुरु पिता हूँ। एक नृत्याचार्य की बेटी इस प्रतियोगिता में भाग नहीं ले सकती। ये राज्य के नियमों के विरुद्ध है। दर्द को छुपाते हुए आम्रपाली ने कहा, लेकिन गुरु पिता, आपने जिस श्री विद्या को सालों इस प्रतियोगिता के लिए तैयार किया था, उसने आपको और वैशाली को धोखा दिया है। ये सुनकर कुमार भट्ट सन्न रह गए। आम्रपाली का हाथ छोड़ उसकी आंखों में देखकर कुमार भट्ट ने कहा, जो भी हो, लेकिन एक नृत्याचार्य की पुत्री का नृत्य प्रतियोगिता में भाग लेना राजद्रोह है। आम्रपाली ने कहा, आपने मुझे पाला जरूर है, लेकिन आप मेरे असली पिता नहीं हैं, बल्कि आप महानमन हैं। इस कारण मैं इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए सामर्थ्यवान हूँ। कुमार भट्ट को अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। जिस पुत्री को उन्होंने बड़े लाड़ प्यार से पाला था, आज वो उनके विरुद्ध खड़ी थी। ये सुनने के बाद कुमार भट्ट लाचार होकर आम्रपाली की आंखों में देखते रह गए। कुछ बोल नहीं पाए। सभी नर्तकियां मंच पे आ जाएं। मंत्री द्वारा घोषणा हुई। घोषणा सुन सभी नर्तकियां मंच के नजदीक आती हैं। इसी बीच खबर सुनाई गई कि वैशाली की तरफ से नगर वधु प्रतियोगिता में भाग लेने वाली कुमार भट्ट की शिष्या श्री विद्या प्रतियोगिता में भाग नहीं लेगी। ये सुनकर सबके मन में एक ही सवाल था, जब वैशाली की ही नृत्य की प्रतियोगिता में नहीं होगी तो निर्णय कैसे होगा? मंत्री ने राजा से कहा, महाराज, अब कौन करेगा वैशाली का प्रतिनिधित्व? और तभी आम्रपाली, जो कुमार भट्ट की आंखों में देख रही थी, तुरंत बोली, रुकिए। ये बोलकर वो मंच पर आती है। आम्रपाली, मैं आम्रपाली वैशाली नगर का प्रतिनिधित्व करूंगी। सब हैरानी से आम्रपाली की तरफ देखने लगे। ये वैशाली का प्रतिनिधित्व करेगी? आखिर ये है कौन? राजमहल में संशय की स्थिति थी। कोई नहीं जानता था कि ये लड़की कौन है जो वैशाली का प्रतिनिधित्व करना चाहती थी। मंत्री ने कहा, देवी, आपका परिचय? मैं आम्रपाली, सैनिक महानमन की पुत्री हूँ और कुमार भट्ट मेरे दत्तक पिता हैं। पूरी सभा हैरान थी। एक नर्तकी ने विरोध करते हुए कहा, नृत्याचार्य की बेटी इस प्रतियोगिता में भाग कैसे ले सकती है? ये नियम के विरुद्ध है। एक नर्तकी ने विरोध करते हुए कहा। मंत्री ने कहा, देवी, आपने सुना नहीं, आम्रपाली कुमार भट्ट की अपनी पुत्री नहीं है, इसलिए वो इस प्रतियोगिता में भाग ले सकती हैं। नगर सभासदों द्वारा आम्रपाली को नृत्य प्रतियोगिता में भाग लेने की अनुमति दी जाती है और उसे राजमहल में विश्राम करने भेज दिया जाता है। राजमहल के भीतर बढ़ते हुए आम्रपाली को कुछ याद आता है। उसके कदम यकायक रुक जाते हैं। राज्य मंत्री उसकी तरफ देखते हुए बोले, क्या हुआ देवी, कोई परेशानी है? आम्रपाली ने बहुत ही आदर के साथ कहा, मैं पूर्व नगर वधु श्री मालू से मिलना चाहती हूँ। उसकी मांग सुनकर मंत्री हैरान था। देवी, ये संभव नहीं है। प्रतियोगिता से पहले नगर वधु से नहीं मिल सकती आप। आम्रपाली ने जोर देते हुए कहा, बस एक बार मुझे उनसे मिलने दीजिए। मंत्री आम्रपाली की बात मान जाता है। आम्रपाली को श्री मालू के कमरे तक ले जाया जाता है। आम्रपाली धीमे धीमे कदमों से उस कमरे की तरफ बढ़ रही थी, उस इंसान से मिलने जिसने साल भर पहले उसका मजाक उड़ाया था, जिसने उसकी स्वाभिमान को ठेस पहुंचाई थी। उस कमरे के द्वार पे आकर एक पल के लिए रुकी, जैसे कि वो खुद को इस पल के लिए तैयार कर रही हो। ये कक्ष वैशाली की नगर वधु का था, जिसकी एक झलक पाने के लिए मर्द अपना सब कुछ न्यौछावर करने के लिए तैयार रहते थे। आम्रपाली दरवाजे को धीमे से अंदर धकेलते हुए कक्ष में प्रवेश करती है कि सामने वैशाली नगर की सबसे खूबसूरत, सबके दिलों को जीतने वाली अप्रतिम सुंदरता की प्रतिमा वैशाली की नगर वधु श्री मालू बैठी थी। उसका मुख थोड़ा मुरझाया हुआ सा लग रहा था, जैसे कि किसी ने उससे कोई सबसे प्यारी वस्तु छीन ली हो। कौन हो तुम?
श्रीमालू ने आम्रपाली की तरफ देखते हुए कहा। आम्रपाली ने श्रीमालू की तरफ आत्मविश्वास से भरी आंखों से देखते हुए कहा, जी मैं आम्रपाली हूँ, महानमन की पुत्री। श्रीमालू ने आम्रपाली को ऊपर से नीचे तक नजर डालते हुए कहा, अच्छा तो तुम ही हो वो आम्रपाली जिसके लिए लोग लड़ रहे हैं, इस शादी की होने वाली नगर वधू। याद है 1 साल पहले जब आप मेरे गुरु से मिलने उनके घर आई थी? मैं आपसे तब मिली थी और आपने क्या कहा था? श्रीमालू सोच में पड़ गई। उसका रोज इतने सारे लोगों से मिलना हुआ था कि किसी की बात तो दूर, उसे शक्ल तक याद नहीं रहती। मैंने साल भर पहले आपको गुरु पिता के घर देखा था। आपकी सुंदरता, आपके ठाठ, आपकी साज सज्जा को देखकर फिर जैसी भोली लड़की ने आपसे नगर वधू बनने की इच्छा जताई थी। तब आपने मेरे रूप, मेरे व्यवहार, मेरे साज श्रृंगार, मेरी बुद्धिमत्ता पे प्रश्न उठाए थे। कहा था मुझ जैसी साधारण लड़की नगर वधू नहीं बन सकती। मगर देखिए ना, आज लोग मुझसे अपनी नजरें नहीं हटा पा रहे थे। श्रीमालू ने हंसते हुए पूछा, तो तुम मेरे किए हुए उस अपमान का बदला लेने आई हो? नहीं, बस इस बार अपने गुरु को अपमान से बचाने आई हूँ। सोचा एक बार आपसे भी मिलकर कह दूं कि हर साधारण दिखने वाली चीज बेकार नहीं होती। नगर वधू श्रीमालू जोर जोर से हंसने लगती हैं। मैंने दुनिया देखी है आम्रपाली, तुम भोली हो। तुम तब भी नहीं जानती थी कि नगर वधू क्या होती है और आज भी नहीं जानती। अफसोस। चली जाओ आम्रपाली, भाग जाओ इस राजमहल से, इस नगर से। ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है। आम्रपाली ने श्रीमालू को ऊपर से नीचे तक देखा। आज श्रीमालू से एक डरी हुई, हारी हुई औरत की तरह दिख रही थी। उसने श्रीमालू से कहा, नहीं जाऊंगी यहाँ से जब तक अपने कर्तव्य का पालन ना कर लूं। नृत्य प्रतियोगिता जीतना मेरा ध्येय नहीं, उसमें भाग लेना मेरा ध्येय है, ताकि मेरे गुरु पिता पर कोई उंगली ना उठाए कि उनके पास कोई ऐसी शिष्या है ही नहीं जो इस प्रतियोगिता के लायक हो। आम्रपाली का नगर वधू बनने का उत्साह देखकर श्रीमालू हैरान रह गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि कोई नगर वधू बनने के लिए इतना उत्साहित कैसे हो सकता है। उसे मन ही मन आम्रपाली के लिए बुरा महसूस होने लगा। उसे समझ आया कि आम्रपाली इस नगर वधू की असलियत से अभी बहुत अनजान है। उसे नहीं पता कि नगर वधू बनना एक सौभाग्य नहीं, अभिशाप है। एक ऐसा अभिशाप जो एक स्त्री का पूरा जीवन बर्बाद कर देता है। आम्रपाली, क्या तुम्हें पता है कि नगर वधू का क्या मतलब होता है? हाँ, मुझे पता है और मैं बनने के लिए भी तैयार हूँ। और आप देखना, मैं अब तक की सबसे सर्वश्रेष्ठ नगर वधू कहलाई जाऊंगी। मुझे पछतावा हो रहा है कि काश मैंने तुम्हें उस दिन इस नगर वधू की सच्चाई बता दी होती, तो आज तुम इस महल की ऐसी बेड़ियों में बंधने के लिए खड़ी ना होती। आम्रपाली थोड़ा अकड़ दिखाते हुए कहती है, ये कैसी बात कर रही हैं आप? नगर वधू बनना कोई बेड़ियों में बंधना थोड़ा ही ना है। ये तो बेड़ियां हटाने जैसा है। आज मैं कितना आजाद महसूस कर रही हूँ। आप ये सब मुझे केवल इसलिए बोल रही हैं ना क्योंकि आपको मुझसे जलन हो रही है? मेरी सुंदरता, मेरी काबिलियत से आपको ईर्ष्या हो रही है? नहीं आम्रपाली, तुम मेरी बात समझ नहीं रही हो और मुझे समझनी भी नहीं है। मैं बस यहाँ आपसे एक बार मिलने आई थी और आपको याद दिलाने आई थी कि जिसको एक दिन आपने नकारा और गंवार बोला था, वो आज वैशाली की नगर वधू बनने जा रही है। अभी मैं चलती हूँ। इससे पहले कि श्रीमालू कुछ और बोलती, आम्रपाली तेजी से उसके कक्ष से बाहर निकल गई और दरवाजा बंद होने की जोरदार आवाज पूरे महल में गूंज गई। तुम्हें अभी जरूर लोगों की चकाचौंध में इस नगर वधू की असलियत दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन जिस दिन तुम्हारा असलियत से सामना होगा, दोबारा कभी किसी को नगर वधू बनने के लिए नहीं बोलोगी। श्रीमालू ने बड़े दुखी भाव से मन में सोचते हुए खुद से कहा। आम्रपाली अभी नगर वधू के कमरे से निकली ही थी कि उसने एक नवयुवक को अंदर जाते हुए देखा। ना सुंदर नवयुवक उसने पहले कभी नहीं देखा था। उसे जानने की उत्सुकता हुई कि आखिर ये है कौन। आम्रपाली उत्सुकतावश फिर से नगर वधू श्रीमालू के कमरे के दरवाजे की तरफ बढ़ी, लेकिन तभी जोर से वो दरवाजा बंद हो गया। आम्रपाली ने दरवाजे पर खड़े होकर कुछ सुनने की कोशिश की, लेकिन उसे कुछ ढंग से सुनाई नहीं दिया। उसने उस कक्ष के दूसरी तरफ बनी एक खिड़की से अंदर झांकने की कोशिश की तो उसे कुछ ऐसा दिखाई दिया कि उसके होश उड़ गए। उसका पूरा शरीर कांपने लगा। नवयुवक अपने से दुगनी उम्र की नगर वधू के सामने
उसके बाजुओं को जोर से भींचे खड़ा था। उसके चेहरे पर अजीब सी हंसी थी। श्रीमालू के वक्ष का वस्त्र नीचे गिर चुका था। वो याचना कर रही थी, भानेवर आज मत करवाइए मुझे ये सब। आज नगरवधु के रूप में मेरा अंतिम दिन है। आज आपके दिए हुए पीड़ा को नहीं सह पाऊंगी मैं। वो नवयुवक अब आदमी नहीं राक्षस सा लग रहा था। उसने जोर से हंसते हुए कहा, श्रीमालू, तुम मुझे क्या, इस नगर के किसी भी पुरुष को संभोग से मना नहीं कर सकती। अभी भी नगरवधु हो तुम पर वैशाली नगर के सारे पुरुषों का हक है। और फिर उसने श्रीमालू को जोर से अपनी बाहों में जकड़ लिया। वैशाली की नगरवधु एक पत्थर की मूर्ति की तरह उस नवयुवक की जकड़ में कड़ी हुई थी। आम्रपाली एक पल भी वहां नहीं ठहर पाई। ये तो गलत है। नहीं, ये सच नहीं है। एक नगरवधु? हाँ, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आम्रपाली के कांपते होठों से कुछ शब्द निकले जो बस उसके कानों तक पहुंच पाए। वो उस कमरे से, नगरवधु से, उस प्रतियोगिता से दूर भाग जाना चाहती थी। उसने सभागृह में हर्षदेव को ढूंढा और उसे खींचते हुए उस राजमहल से बाहर निकल गई। उसके कदम उसके घर की तरफ थे। हर्षदेव ने कई बार पूछा, आम्रपाली क्या हुआ, बताओ तो। मगर वो तो एक ही बात की रट लगाए हुए थी, मुझे पिताजी के पास पहुंचना है। समझ गई थी कि क्यों उसके पिता और उसके गुरु उसे इस प्रतियोगिता में भाग नहीं लेने देना चाहते थे। अपने गुरु के सम्मान को बचाने के लिए उसे इतनी भारी कीमत देनी पड़ेगी ये उसने कभी नहीं सोचा था। वो हताश भागे जा रही थी। उसकी सांसें तेज चल रही थी और घबराहट से उसका गला सूख रहा था। वो दौड़ती हुई उस आम के बगीचे में पहुंची जहां उसके पिता हारे हुए से बैठे थे। उसे इस अवस्था में आते देख महानमन चौंक गए। अरे आम्रपाली, क्या हुआ? महानमन चिंता जताते हुए उसकी तरफ बढ़ते हैं। आम्रपाली खुद को संभालते हुए कहती है, पिताजी, मुझे वैशाली की नगरवधु नहीं बनना है, मुझे बस आपकी बेटी बनकर रहना है। आम्रपाली के मुंह से इन शब्दों को सुनकर महानमन के होश उड़ गए। उन्होंने अपनी कांपती हुई बेटी को गले से लगा लिया और धीरे से बोले, मेरी बच्ची, अब तुम अपना नाम इस प्रतियोगिता से वापस नहीं ले सकती। वो राजद्रोह कहलाएगा और इसके लिए तुम्हें और मुझे मृत्यु दंड दिया जाएगा। उसी वक्त एक सैनिक की आवाज आई, आम्रपाली, आपको इसी वक्त महल चलना होगा। सैनिक, मदद करो इनकी। जैसे ही आम्रपाली पलटी, उसने देखा उसी बगीचे के एक पेड़ के पीछे कोई शख्स छुपकर उसे देख रहा था। यहीं पे कहानी रुक जाए तो मन थोड़ा अटक जाता है ना? बस इसीलिए है हमारा पॉकेट प्रीमियम, ताकि आप सुनो बिना रुकावट के। जहां ये अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट आप अभी शुरू कर सकते हो एकदम फ्री 3 दिन के ट्रायल के साथ। ट्रायल के बाद पॉकेट प्रीमियम के साथ आपको मिलेगा हर कहानी में रोज 60 मिनट का एक्स्ट्रा बोनस और जैसे ही आम्रपाली ने मुड़कर देखा तो वो नकाबपोश फिर से कहीं छुप गया। उससे पहले कि वो ये सोचती या देखती कि वो कौन है, एक सैनिक ने फिर से कहा, चलो आम्रपाली, तुम्हें शीघ्र हमारे साथ राजमहल चलना होगा। तुमने वहां सबके सामने ऐलान किया है उस प्रतियोगिता में भाग लेने का। ये सुनते ही आम्रपाली के जहन में फिर से वही दृश्य घूमने लगा जो वो अभी अभी राजमहल में देखकर आई थी, जिसे देखने के बाद उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे और क्या करे। तभी उसके बाबा ने कहा, बेटी, अब तुम इस बात से इनकार नहीं कर सकती हो, क्योंकि ये इस राज्य की सालों पुरानी प्रथा है। इसमें एक बार अगर कोई लड़की भाग लेने के लिए आगे आ जाए तो फिर वो पीछे नहीं हट सकती है। इसलिए तो मैंने तुम्हें वहां जाने से रोका था। हाँ बाबा, मैं अब समझ गई हूँ कि आपने क्यों मुझे रोका था, लेकिन मेरी मति पर पत्थर पड़ गए थे कि जो मैंने आपकी बात नहीं मानी और वहां चली गई। पर आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए, देखिएगा मैं इस प्रतियोगिता में अपने आप को जीतने ही नहीं दूंगी। ऐसे तो ये कहते हुए उसे बहुत अजीब सा डर लग रहा था, लेकिन वो अपने इस डर को अपने बूढ़े पिता के सामने बयां भी नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो चुप रही। जाओ बेटी, अब तुम इस बात से पीछे नहीं हट सकती हो, वरना हम दोनों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। पर याद रखना, तुम एक सैनिक की बेटी हो जो इतनी आसानी से हालात से समझौता नहीं कर सकती है। महानमन ने मायूसी भरे अंदाज में कहा।
अपने पिता के कहे शब्दों के पीछे का तात्पर्य आम्रपाली समझ गई थी, इसलिए उसने कहा, बाबा आप फिक्र मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। ये कहकर आम्रपाली वहां से उठी और सैनिकों के साथ वहां से जाने लगी। कुछ कदम चलने के बाद अचानक उसे अपना पूरा बचपन याद आ गया, किस तरह से उसे उसके बाबा ने पाला था, साथ ही उसकी गुरु माँ अम्बे, जिन्होंने इतने साल पहले नृत्य करना छोड़ दिया था, फिर भी वो अपनी ये अद्भुत कला उसे देना चाहती थी। और उनके पिता कुमार भट्ट, जो वैशाली की कन्याओं को नृत्य विद्या सिखाते थे, उन दोनों ने भी उसका बड़े प्यार से पालन किया था। ये सब याद करके वो अचानक पीछे मुड़ी और दौड़कर अपने बाबा से गले मिलने लगी। और फिर उसने कहा, बाबा आप फिक्र मत कीजिए, अगर आज मैं इस प्रतियोगिता में जीत भी गई ना, तो मैं किसी पर पुरुष को अपने आप को स्पर्श भी नहीं करने दूंगी। आप इस बात की चिंता मत कीजिए, आपकी बेटी इस कुप्रथा का हिस्सा कभी नहीं बनेगी। आप जो चाहते हैं वही होगा। आपकी बेटी एक राज वैश्या की गद्दी पर कभी नहीं बैठेगी, देखिएगा, ये वादा है मेरा आपसे। उसकी ये बातें सुनकर महानवन को थोड़ी तसल्ली हुई, लेकिन वो जानते थे कि यह असंभव है, इसलिए उन्होंने कहा, अब तुम क्या करोगी बेटी, अब कुछ नहीं हो सकता। इस राज्य के नियम बड़े ही सख्त हैं। अगर हमने उनका विरोध किया तो हम दोनों को मृत्यु दंड दिया जाएगा, और मैं अपनी बेटी को मृत्यु के हवाले होते हुए नहीं देख सकता हूँ। इसलिए जाओ, अब तुम यहाँ से चली जाओ। चलो सैनिकों। आम्रपाली ये कहकर उन सैनिकों के साथ राजमहल की तरफ जाने लगी। पूरे रास्ते उसके दिमाग में यही चलता रहा कि उसे किसी तरह इस प्रतियोगिता में हारना है। हालांकि उसके मन में अजीब सा डर था, लेकिन वो इतनी बहादुर और निडर थी कि वो अपने इस डर को किसी के सामने बयां भी नहीं कर सकती थी। कुछ ही देर में वो सैनिक के साथ राजमहल पहुंच गई। चारों तरफ सुंदर सजावट के साथ ढोल नगाड़ों की आवाजें आ रही थी, और जैसे ही उसने राजमहल के मुख्य द्वार पर कदम रखा तो सबसे पहले वहां आई बाकी नृत्यकियों की नजर उस पर पड़ी। उसके खूबसूरत चेहरे को देखकर तो उनके जैसे होश उड़ गए। उसे देखकर उन्हें उससे ईर्ष्या होने लगी, इसलिए वो आपस में कुछ इस तरह से बातें करने लगी। आ गई आम्रपाली, कितनी सुंदर है। इसे पाने के लिए तो वैशाली के पुरुष आपस में एक दूसरे का विरोध करने के लिए तैयार हो गए थे, इसलिए तो आज इसे देखने न जाने कितने लोग यहाँ आए हैं। इसी के बारे में चारों तरफ चर्चाएं हो रही हैं। दूसरी तरफ वहां मौजूद पुरुषों में कुछ वो पुरुष भी मौजूद थे जो आज बाजार में उसके लिए लड़ रहे थे, और उसे देखते ही उन्हें ऐसा लगा जैसे जैसे कोई अप्सरा देख ली हो। तभी उनके बीच भी यही चर्चा हो रही थी, देखना आज तो यही नगर वधू बनेगी और फिर हम सबके अरमान पूरे हो जाएंगे। दूसरे आदमी ने आम्रपाली की तरफ इशारा करते हुए कहा, हाँ भाई तुम बिल्कुल ठीक बोल रहे हो, सच में कितनी सुंदर है ना ये सब बातें आम्रपाली के कानों तक पहुंची तो उसे ऐसा लगा मानो उसके कानों में कुछ तीक्ष्ण कटाक्ष चुभ रहे हों। तभी उसे ख्याल आया और वो सोचने लगी, बाबा ने बिल्कुल सही कहा था, मैं अब इससे पीछे तो नहीं हट सकती, लेकिन मुझे किसी तरह इस प्रतियोगिता में अपने आप को विजयी बनाने से रोकना होगा। हाँ मैं जरूर ऐसे ही करूंगी। कुछ इस तरह के विचार करके वो राजसभा में आई और फिर राजा के सामने आते ही उसने कहा, मुझे क्षमा करें महाराज, मुझसे गलती हो गई, परंतु आगे से राज्य की ये दासी आपको निराश नहीं करेगी। देवी आप यहाँ से इस तरह इस प्रतियोगिता में भाग लेने का ऐलान करके कहाँ चली गई थी? राजा ने कहा। इस पर आम्रपाली ने जवाब दिया, महाराज मैं अपने पिता से आशीर्वाद लेने गई थी। उसके मुंह से इस तरह की बातें सुनकर पूरे दरबार में उसकी वाहवाही होने लगी। एक तरफ वो नर्तकियां थी जो इस प्रतियोगिता को जीतने के लिए कुछ भी करने को तैयार थी, और दूसरी तरफ आम्रपाली जो इस प्रतियोगिता में हारना चाहती थी। कुछ ही देर में राजा भी राजगद्दी पर आकर विराजमान हुए और नगाड़े की आवाज के साथ ऐलान किया गया, तो अब शुरू की जाती है इस बार की नगर वधू प्रतियोगिता, इसलिए कृपया करके अपना अपना स्थान ग्रहण करें और शांति का माहौल बनाकर इस प्रतियोगिता का आनंद लें। एक एक करके सभी नर्तकियां अपने नृत्य का प्रदर्शन पूरी शिद्दत से करने लगी, और जब भी कोई नर्तकी अपना नृत्य प्रदर्शन करके मंच से नीचे उतरती तो आम्रपाली के मन में बस एक ही बात आती कि काश ये नर्तकी इस बार की नगर वधू बन जाए। लेकिन तालियों की गड़गड़ाहट उतनी तेज नहीं सुनाई देती जिससे ये अंदाजा लगाया जा सके कि यही उस प्रतियोगिता की विजेता बनेगी, क्योंकि आम्रपाली के सौंदर्य को देखकर पहले ही सभी पुरुष उसके दीवाने हो चुके थे, इसलिए उन्हें आम्रपाली के नृत्य प्रदर्शन का बेसब्री से इंतजार था। और फिर ये देखकर उसका दिल फिर से उदास हो जाता है। लेकिन जैसे ही उसके नाम का ऐलान हुआ तो
जोरों से तालियां बजने लगी और लोगों का उत्साह देखते ही बन रहा था। इसी बीच उसे फिर से वो नकाबपोश दिखाई दिया। उसे देखते ही मंच की तरफ बढ़ते हुए उसके कदम लड़खड़ा गए और वो सोचने लगी, आखिर ये नकाबपोश है कौन? वो ये सोच ही रही थी कि एक पल में उसकी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए वो नकाबपोश फिर से कहीं गायब हो गया। उसके गिरते ही सभी के मन में अचानक शंका होने लगी कि क्या आज आम्रपाली इस प्रतियोगिता का हिस्सा भी बन पाएगी या फिर नहीं। लेकिन तभी उस नकाबपोश के साथ एक आदमी था जिसने अचानक से कहा, ये भी तो कुमार भट्ट की ही शिष्या है ना। और ये सुनते ही आम्रपाली के मन में विचार आया, अगर आज उसने अपनी कला का प्रदर्शन अच्छे से नहीं किया तो ये उसके गुरु का अपमान होगा। ये सोचकर फिर से वो असमंजस में पड़ गई। ये एक तरफ उसके बाबा से किया गया वादा उसे निभाना था और दूसरी तरफ उसके गुरु का सम्मान। फिर अपने गुरु के सम्मान के लिए वो उठकर मंच पर पहुंची और उसे मंच पर देखकर एक बार फिर उसका नृत्य देखने के लिए उत्सुक लोग खुश हो गए। जैसे ही तबले की आवाज उसके कानों तक पहुंची, अपने गुरु का झुका हुआ सर देखकर न जाने उसे क्या हुआ कि उसके पैर अपने आप थिरकने लगे। ऐसा लग रहा था मानो आज से पहले उसने ऐसा नृत्य कभी ना किया हो। उसकी उन खूबसूरत अदाओं के साथ उसने ऐसा नृत्य प्रदर्शित किया जिसे देखकर जैसे एक अलग सा ही समा बन गया था। किसी की भी नजर उस अदायगी से हटने का नाम ही नहीं ले रही थी। राजा तो जैसे उसके कजरारे नैनों में कहीं खो ही गए थे। वो इतने मंत्रमुग्ध हो गए थे कि जैसे उनके सामने कोई स्वर्ग की अप्सरा नृत्य कर रही हो। इसी के साथ उनके मुंह से निकला, वाह क्या नृत्य है, ऐसा अद्भुत प्रदर्शन तो आज तक हमने इस दरबार में ही नहीं देखा। कहाँ छुपी हुई थी ये सुंदरी? ये वाहवाही सुनकर सारी राजसभा में जैसे खुशी का माहौल छा गया था। बस फिर क्या था, थोड़ी देर में विजेता घोषित करने का वक्त भी हो गया था। सबको इस बात का अंदाजा तो लग चुका था कि आज की इस प्रतियोगिता में आम्रपाली को नगर वधू बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। हर तरफ यही चर्चा हो रही थी कि आज तो सबकी इच्छा पूरी हो जाएगी। अब ये सुंदरी को अपना बनाने के हम सबके अरमान पूरे हो जाएंगे। इस तरह की बातें करके पुरुष आम्रपाली को देखकर आहें भरने लगे। तभी दूसरे आदमी ने कहा, हाँ भाई तुम बिल्कुल ठीक बोल रहे हो। तभी नगाड़े की आवाज के साथ ऐलान किया गया, तो अब आप सभी के सामने इस प्रतियोगिता की विजेता यानी हमारी वैशाली की नई नगर वधू का नाम घोषित किया जा रहा है और उसका नाम है आम्रपाली। अभी कुछ ही देर में उनको शॉल उड़ाकर उन्हें राज घुंघरुओं से सम्मानित किया जाएगा। उसके बाद वो हमारे इस वैशाली की नगर वधू बनकर रहेंगी। ये निर्णय कुमार भट्ट ने बड़े ही दुखी मन से किया था कि वो इस राज दरबार में इस प्रतियोगिता के निर्णायक होने के साथ साथ आम्रपाली के पिता समान थे। ऐलान होते ही जैसे सबके सपनों को पंख लग गए हों और चारों तरफ कुछ इस तरह की चर्चाएं ही सुनाई देने लगी कि अब तो बड़ा आनंद आएगा। इतनी सुंदर लड़की के साथ भला किसे आनंद ना मिलेगा। दूसरी तरफ इसी ऐलान के साथ आम्रपाली के मन में कुछ ऐसे विचार आने लगे, आज मैंने अगर बाबा की बात मान ली होती तो ऐसा कभी नहीं होता। कौन सी घड़ी में मैंने इस राजमहल में कदम रखा जिसके दंड स्वरूप मुझे ये सजा मिल रही है। फिर ये खूबसूरती मेरे जीवन का सबसे बड़ा अभिशाप बन गई। अब मुझे किसी तरह इस मुसीबत से अपने आप को बाहर निकालना ही होगा, वरना मेरे बाबा जिन्होंने मुझे इतने जतन से पाला है वो टूट जाएंगे और बाबा से किया वादा भी पूरा नहीं होगा। तभी उसे अचानक फिर से वही नकाबपोश नजर आया और जैसे ही वो उसे देखने की कोशिश करने लगी वो फिर से कहीं गायब हो गया। अभी आम्रपाली के मन में कुछ विचार चल ही रहे थे कि उसे शॉल उड़ाने के लिए मंच पर बुलाया गया। जैसे ही मंच पर वो आई तो वैशाली की रीत थी कि नई नगर वधू को पुरानी नगर वधू अपने हाथों से शॉल उड़ाकर अपने राज घुंघरू प्रदान करती है। आज भी वैसा ही हुआ। श्री मालू को वहां बुलाया गया जिसने उसे शॉल उड़ाई और उसे अपने हाथों से वो राज घुंघरू दिए। उसे देखकर आम्रपाली को उससे बहुत घृणा हो रही थी, पर इतनी बड़ी सभा में उससे कुछ बोल ही नहीं पाई। फिर मंत्री ने आम्रपाली से कहा, आप कुछ देर विश्राम स्थल में विश्राम कर सकती हैं, फिर आपको नगर वधू की गद्दी पर बैठाने का समारोह भी किया जाएगा। उससे पहले आपको एक बार अपने परिवार से मिलने की इजाजत दी जाएगी। फिर सुनकर आम्रपाली को थोड़ा अच्छा लगा कि अब वो अपने पिता से मिलने जा सकती है। लेकिन जब उसे विश्राम स्थल ले जाया गया तो वहां उसे चैन नहीं आया और वो किसी तरह सैनिक की नजरों से छुपती छुपाती राजमहल से बाहर निकलने में कामयाब हो गई। भागती हुई सीधे अपनी गुरु माँ के घर पहुंची। वो वहां पहुंचते ही उसने वहां का दृश्य देखा कि कई लोगों की भीड़ लगी हुई थी। कुछ लोगों के रोने पुकारने की आवाजें आ रही थी। ये सब सुनकर उसके दिल की धड़कनें और भी तेज हो गई।
फिर भीड़ में से जैसे तैसे वो अंदर पहुंची तो उसने देखा कि गुरु माँ का शव पड़ा था, जिसके पास कुमार भट्ट यानी उसके पिता सिर पकड़कर बैठे थे। देखकर तो उसके पैरों तले जमीन ही खिसक गई, मानो जैसे उसके सिर से आसमान भी छीन लिया गया हो। पर वो किसी से कुछ नहीं कह पाई। उसके मन में बस एक ही विचार था, अब वो किससे अपने मन की व्यथा सुनाएगी। एक गुरु माँ ही तो थी जिन्होंने एक चार दीवारी में कभी उसकी सखी बनकर उसके साथ खेल खेला तो कभी उसकी माँ बनकर उसे प्यार दुलार दिया। अब कौन उसे दुलार करेगा, ये सोचकर उसे अपने आप से और भी ज्यादा घृणा होने लगी। तभी उसके बाबा ने उसके सामने आकर कहा, अनर्थ हो गया पुत्री, तुम्हारे नगर वधु बनने की बात तुम्हारी अम्बे माँ के कानों में जैसे ही पड़ी तो वो इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाई और उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। ये सुनते ही जैसे उसका तो सब कुछ खत्म हो गया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मन में बस एक ही विचार चल रहा था, ये सब मेरी वजह से हो रहा है ना। तब मैं राज दरबार जाकर इस प्रतियोगिता में भाग लेने का ऐलान करती, ना ही आज ये सब होता। लेकिन अब मैं यहाँ नहीं रहूंगी, मुझे यहाँ से जाना ही होगा। अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो मेरे बाबा भी मर जाएंगे। हालांकि वो जानती थी कि उसके यहाँ से जाने के बाद भी उसके बाबा को राजा छोड़ेंगे नहीं, लेकिन अपनी बेटी को वैश्या गद्दी पर देकर मरने से अच्छा तो उसके जाने के बाद जो मृत्यु दंड उन्हें दिया जाएगा वो ज्यादा बेहतर होगा। यही विचार अभी उसके मन में भी आया था कि उसे सामने हर्षदेव दिखाई दिया। उसे देखते ही उसने कहा, हर्षदेव तुम मेरे साथ चल रहे हो? हर्षदेव ने पलटकर कहा, कहाँ? इस तरह तुम इस स्थिति में कहाँ जाना चाहती हो? ये सुनकर आम्रपाली ने पक्के निश्चय से कहा, मैंने पूछा तुम मेरे साथ यहाँ से चल रहे हो या फिर नहीं, वरना। तभी हर्षदेव ने कहा, तुम क्या कह रहे हो आम्रपाली? तुमने देखा ना कि तुम्हारी एक गलती की वजह से अम्बे माँ हमें हमेशा के लिए छोड़कर जा चुकी है, और अब तुम क्या करने वाली हो? ऐसा ना हो इससे तुम्हारे बाबा भी तुम्हें छोड़कर चले जाएं। उसके बाबा उसे देखकर हैरान थे कि अब ये क्या करने वाली है, इसलिए उन्होंने कहा, क्या हुआ बेटी, ये तुम क्या कह रही हो? कहाँ जा रही हो तुम इस तरह? तुम ऐसा नहीं कर सकती हो। राजा के सैनिक अभी तुम्हें यहाँ ढूंढते हुए आते ही होंगे, और अगर तुम अब नहीं मिली तो फिर वैशाली में विद्रोह छिड़ जाएगा, न जाने कितनी और जाने जाएंगी। ये सुनकर आम्रपाली ने कहा, नहीं बाबा, मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ। मैं अब राजमहल वापस नहीं जाऊंगी। मैंने आपसे वादा किया था कि मैं नगर वधु कभी नहीं बनूंगी, तो आपसे किया वादा मैं जरूर निभाऊंगी बेटी। लेकिन इस हजारों वर्षों पुरानी प्रथा से आज तक कोई नहीं बच पाया है, तो तुम भी कुछ नहीं कर पाओगी। महानमन ने दुखी होकर कहा, बाबा मैं आपकी बेटी हूँ, इतनी आसानी से हार नहीं मानूंगी। आप मेरी फिक्र मत कीजिए, आप अपना ख्याल रखिएगा, आम्रपाली ने कहा। ये कहकर आम्रपाली ने हर्षदेव की तरफ मुड़कर देखा और फिर से कहा, तुम आ रहे हो मेरे साथ या मैं अकेले ही इस राज्य से जाऊं? उधर राजा अपने मंत्रियों के साथ जब नई नगर वधु की गद्दी पर आम्रपाली को बैठाने की चर्चा कर रहे थे तो एक मंत्री ने कहा, महाराज आज की प्रतियोगिता में इतनी अच्छी अच्छी नर्तकियां थीं जिन्होंने अपनी कला का बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया, परंतु आपने आम्रपाली को ही इसका विजेता क्यों घोषित किया? तो महाराज ने कहा, मंत्री जी, आम्रपाली का नृत्य ही अच्छा नहीं था, बल्कि उसे इस प्रतियोगिता का विजेता बनाने की वजह कुछ और भी है। ये सुनकर वहाँ बैठे सभी मंत्री हैरान हो गए और विचार करने लगे कि ऐसी क्या वजह हो सकती है कि महाराज ने आम्रपाली को नगरवधु के लिए चुना। तभी महाराज ने सबसे कहा, आप लोग चिंता न करें, वक्त आने पर आपको इस वजह के बारे में अवश्य बताया जाएगा। अभी हम सभी को वैशाली की नई नगरवधु को उनके महल तक ले जाने की तैयारियां करनी होंगी। तभी एक सैनिक राजा के पास आकर बोला, महाराज माफ कीजिएगा, आम्रपाली पर हमारे सैनिक ठीक से नजर नहीं रख पाए और वो वैशाली से कहीं भाग गई है। ये सुनकर महाराज के साथ वहाँ मौजूद मंत्री भी चौंक गए और कहा, ये क्या हो गया? आज से पहले कभी वैशाली के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ, अब क्या होगा महाराज? ये सुनकर राजा ने कहा, आप सभी लोग राज दरबार के कार्य को संभालिए और कुछ सैनिकों को उसे ढूंढने के लिए भेजिए। उधर आम्रपाली वहाँ से अपने कमरे में जाकर अपना कुछ सामान लेकर बिना किसी से कुछ कहे हर्षदेव के साथ वहाँ से चली गई। हर्षदेव भी उसके साथ बिना कोई प्रश्न किए जाने को तैयार था, क्योंकि वो उसका बालपन का मित्र था, तो भला उसे ऐसी परिस्थिति में अकेले कैसा छोड़ता, इसलिए उसके साथ उसे जाना ही पड़ा। परंतु उसे इस तरह जाते हुए देख उसके पिता बड़े ही दुखी होकर बोले, अब बेटी क्या करने जा रही हो? मैं यहाँ कैसे रहूंगा? आज तक मैं तुम्हारे लिए ही तो जीवित था, तब अब मुझे यहाँ से जाना ही होगा, वरना मैं गुरु माँ और आपसे किए वचन को कभी नहीं निभा पाऊंगी, इसलिए मुझे जाने दीजिए, मुझे वैशाली से जाना ही होगा, आप बस अपना ख्याल रखिएगा। ये कहकर आम्रपाली हर्षदेव के साथ वैशाली से चली गई।
उसके जाते ही कुछ सैनिक उसे ढूंढते हुए उसके घर तक पहुंच गए। इतनी भीड़ देखकर तो वो जैसे तैसे अंदर गए और जैसे ही उन्होंने घर की तलाशी ली तो उन्हें पता चला कि आम्रपाली के कमरे से उसका कुछ सामान भी गायब है। तो उन्हें आभास हुआ कि शायद आम्रपाली भाग चुकी है। इसलिए उन्होंने बाहर आकर उसके पिता से कहा, आम्रपाली कहाँ है? उसके बाबा को जिस बात का डर था वही हुआ, लेकिन वो कोई जवाब नहीं दे पाए। परंतु उस समय वहाँ विलाप का माहौल था, तो सैनिक भी वहाँ ज्यादा कुछ नहीं कह सके और राज दरबार लौट आए। वहाँ आते ही जैसे एक सैनिक ने राजा के सामने जाकर कहा, महाराज माफ कीजिएगा, आम्रपाली की तलाश हम नहीं कर पाए। ऐसा लगता है वो वैशाली में कहीं नहीं है। ये सुनकर राजा को बहुत क्रोध आ गया और उन्होंने क्रोध में आकर कहा, कैसी सेना बनाई है हमने जो एक नगर वधु की तलाश नहीं कर पाई? जाओ जल्द से जल्द उसे ढूंढ कर लाओ, वरना वैशाली को मगध के हाथों में जाने से कोई नहीं रोक पाएगा। ये सुनकर दरबार में मौजूद मंत्री भी आश्चर्य में पड़ गए। इस बात से नगर वधु का क्या मिला? महाराज ने ऐसे क्यों कहा? मंत्रियों के चेहरे पर ये हैरानी देखकर राजा ने कहा, आप लोग आश्चर्य ना करें, वक्त आने पर मैं आप सबको इसकी वजह जरूर बताऊंगा। अभी हमें किसी भी तरह आम्रपाली को राजमहल तक लाना ही होगा, वरना न जाने क्या हो जाएगा। ऐसी क्या बात थी कि एक तरफ महानमन परेशान था और दूसरी तरफ किसी भी हालात में राजा आम्रपाली को ही नगर वधु की गद्दी पर बैठाना चाहते थे? तो क्या आम्रपाली को ढूंढ पाएंगे सैनिक? जानने के लिए सुनते रहिए हमारे आगे के एपिसोड। चारों तरफ अफरा तफरी मची हुई थी। पूरे राज दरबार में ये खबर फैल चुकी थी कि आम्रपाली वैशाली से भाग